हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, जो 11/11/2018 यानी कि 11 नवंबर 2018 को जो DSSB PRT का जो टीचिंग एग्ज़ाम हुआ था, उसका हमने जो है रीजनिंग यानी कि तर्कशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी गणित और पेडागोजी 100 नंबर की थी वो हल कर ली है। अब इसमें जो आने वाली GK GS और 2 भाषाएं हैं जो हिंदी और इंग्लिश, इनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम जो 11 और 11 का जो 11/11/2018 में जो पेपर हुआ था 8:30 और 10:30 के बीच में, उस एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको हम देखने वाले हैं। और इसमें आज जो हम हल करेंगे वो करेंगे हिंदी। क्या हल करेंगे? हिंदी। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको भी मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा पढ़ाना पसंद आता है, मेरा जो विश्लेषित तरीके से मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो पसंद आता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है अपन क्या करते हैं, तो आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हम हिंदी का पेपर। ठीक है, क्या करने वाले? हिंदी का पेपर करने। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अपन हिंदी करने वाले हैं, तो अब हिंदी में सबसे पहले इसमें आते हैं गद्यांश या पद्यांश किसी भी परीक्षा में। तो आज मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि गद्यांश या पद्यांश होते क्या हैं, या जो पाठबोध वो होता क्या है। फिर मैं इसको सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा और आपको कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके तरीके क्या होते हैं, हम किस तरीके से इसको हल करना चाहिए और सही अप्रोच क्या है कंपटीशन के एग्जाम में गद्यांश पद्यांश यानी कि जो पठन है, जो पाठबोध है, उसको हम कैसे एक तरीके से जो हल करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो रीडिंग कंप्रेंशन है, जो पाठबोधन है, उसे हम वो होता क्या है, उसके क्या नियम होते हैं, उसका क्या लक्ष्य होते हैं, इसलिए हमें परीक्षा में इनको दिया जाता है। ठीक है, यदि हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमको ये, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रीडिंग कंप्रेंशन, या इसे कहते हैं हम पाठबोधन या पाठबोध। तो ये जो है रीडिंग कंप्रेंशन होता क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, जो रीडिंग कंप्रेंशन होता है, जो पाठबोधन होता है या जो पाठबोध होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है गद्य पाठबोध जिसे हम प्रोज बोलते हैं, और एक होता है पद्य पाठबोध जिसे हम पोएट्री कहते हैं। अर्थात आपके एग्जाम में जो अनसीन पैसेज होते हैं उन्हें हम सही कहते हैं, उनको कहते हैं रीडिंग कंप्रेंशन या उसे हम पाठबोधन कहते हैं। ठीक है, अब वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो आपके में गद्य आएगा या पद्य आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि जो अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, अनसीन पैसेज तो हम इसलिए कहते हैं दोस्तों उसे क्योंकि वो हमने कभी देखा नहीं होता, उसे हमने कभी पढ़ा नहीं होता है। यह प्रयास किया जाता है जब हम रीडिंग कंप्रेंशन देते हैं कि बच्चे ने इससे पहले इसको पढ़ा नहीं होना, मतलब पढ़ा ना हो, ऐसा हम जो है ढूंढ कर देते हैं। तो सबसे पहली बात कि रीडिंग कंप्रेंशन क्या होता है, पाठबोध क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। दिए गए पाठ को पढ़कर अध्येता द्वारा गद्य या पद्य में निहित मूल अर्थ को हृदयगम्य करना ही पाठबोधन या पाठबोध कहलाता है। देखिए, जो भी आपको पाठ दिया है या जो भी आपको पाठ दिया है उसमें जो निहित अर्थ है उसको एक तरीके से समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जो है अच्छे से समझना, विद कंटेक्स्ट, विद संदर्भ के समझना, उसे हम क्या कहते हैं? पाठबोधन कहते हैं। अर्थात पढ़कर किसी चीज़ को समझने की क्षमता की जो चेक करने के लिए जो आपको टेस्ट दिया जाता है, जो पाठ दिया जाता है, उसे हम पाठबोधन कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है गद्य पाठबोध, एक होता है पद्य पाठबोध। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्किल है वो आपके चेक किए जाते हैं। देखिए, एक होता है स्कैनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई भी आपको आंसर पैसेज दिया है या कोई भी आपको रीडिंग कंप्रेशन दिया है या पाठबोध दिया है, उसमें से यदि आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है या कोई स्पेसिफिक वर्ड या इन्फॉर्मेशन को पहचानना है, तो उसके लिए हम करते हैं स्कैनिंग, या उसे कहते हैं चयनात्मक पठन। इसको स्कैनिंग जैसे मान के चलो, उसमें आपको एक वर्ड ढूंढना है, उसमें जैसे बॉम्बिंग एक वर्ड है, बॉम्बिंग वर्ड ढूंढना है, तो आप जो पठन करोगे ना कि कहाँ पर लिखा है बॉम्बिंग, इसे हम कहते हैं क्या? स्कैनिंग कहते हैं, इसे चयनात्मक पठन कहते हैं। तो जैसे कोई अगर फैक्ट पूछते हैं कि बताइए, जैसे मान के चलो उसमें एक पाठबोध दिया है और उसमें कहीं पे लिखा है कि सन 1947 में 1 लाख लोग मारे गए थे। अब क्वेश्चन पूछा गया कि सन 1947 में कितने लोग मारे गए थे, तो आप क्या करोगे इसके लिए? तो आपको एक फैक्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे? स्कैनिंग करोगे कि कहाँ पर लिखा है 1947 और वहीं के आसपास मिल जाएगा आपको क्या? लोगों की संख्या। तो जब हम किसी पूरे पाठ में से किसी कोई विशेष शब्द या कोई विशेष जानकारी को ढूंढ रहे होते हैं, तो हम जिस पाठन के स्किल का उपयोग करते हैं, जिस हम पठन कौशल का उपयोग करते हैं, उसे हम स्कैनिंग कहते हैं, चयनात्मक पठन
कहते हैं। एक होता है स्कीमिंग, दूसरा लिखा हुआ है ना बगल में, क्या लिखा है इसका नाम, क्या है इसका नाम, स्कीमिंग। क्या नाम है, स्कीमिंग, आपको दिख रहा होगा ए वाला, ठीक है, स्कीमिंग दिख रहा है दोस्तों। स्कीमिंग क्या होता है, देखिए ओवरऑल जो हमने पूरा पढ़ा तो उसका जो जिस्ट है, उसका जो सारांश है, जब हम पूरी सारांश को समझना होता है तब हम करते हैं स्कीमिंग। स्कीम में क्या होता है, तेजी से पढ़ते चले जाते हैं और हम पूरे जो है पाठ बोध का अर्थ या सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। अगला होता है एनालिटिकल विश्लेषण पठन। अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब तक आप उसको विश्लेषित तरीके से नहीं समझेंगे तभी आप उसका आंसर कर सकते हो। एक होता है एवोल्यूटिव रीडिंग, इसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन पठन, यानी कि इसमें आपको तुलना करनी होती है कि कौन सही है कौन गलत है, किस संदर्भ में कौन बात सही है और जो कहने वाला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपना कौन सा, एवोल्यूटिव रीडिंग। और आदि ऐसे कई प्रकार के आपके पठन कौशल को चेक करने के लिए, उसको आपके मतलब एक तरीके से जांच करने के लिए आपके कौशलों को ये अनसीन या पैसिव या हम इसे कहते हैं रीडिंग कंप्रेंशन आपके पेपर में दिए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम DT+ की बात करें तो 5 नंबर में आपको कंप्रेंशन देखने को मिलेगा, 5 में हिंदी में और 5 नंबर में इंग्लिश में। यदि आप जाओगे CTET में तो 15 नंबर में आंसर पैसे मिलेंगे, ठीक है, और 15 नंबर में इंग्लिश में मिलेंगे। यदि आप जाओगे आप MPTET वर्ग 2 में, तो MPTET वर्ग 2 में जाओगे आप तो पूरा जो है 30 नंबर का आंसर पैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 30 नंबर के आंसर पैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, वर्ग 2 में। 2018 का पेपर में करवाऊंगा तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अगला देखते हैं, अब ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें पूछते हैं इसमें, देखिए अब पाठ बोध है या जो पाठ बोधन पर आधारित प्रश्न के प्रकार। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रश्न का प्रकार टाइटल पूछा जाए, शीर्षक पूछा जाए कि उपयुक्त गद्यांश का, उपयुक्त पद्यांश का या उपयुक्त जो आपका पाठ बोध है उसका जो है शीर्षक क्या है। तो इसके लिए आपको कौन सा पठन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है स्कीमिंग, सारांश पठन करना पड़ेगा। एक आपका फैक्चर पूछ सकते हैं जिसमें कोई फैक्ट दिए होंगे उससे संबंधित, मैं बताऊंगा आपको जब कराऊंगा, ठीक है। कंक्लूसिव कोई निष्कर्ष पूछ सकते हैं कि इस पूरी बात को आपने पढ़ा तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या एक प्रेडिक्शन या पूर्वानुमान कि यदि जो पाठबोध में लिखा है उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं। एवोल्यूशन एंड मूल्यांकन, क्या सही है क्या गलत है, किस संदर्भ में क्या सही है और क्या गलत है, और जो पाठ में लिखने वाला ये जो पाठ बोध में जो चीज़ लिखी है, जो कंटेंट है वो क्या कहना चाह रहा है, मूल्यांकन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और कंटेक्स्ट वोकैब, संदर्भगत शब्दकोश, यानी कि आपको सिनोनिम्स माने समानार्थी, विलोमार्थी या आपको जो है एक तरीके से सही तद्भव यानी कि जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो पूछ लेते हैं, आपसे वोकैबुलरी पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई मीनिंग पूछ लेंगे, उसका समानार्थी विलोम पूछ लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इस इतने और भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बताया कि ये जो है मुख्य प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको अब पहली बार समझ में आया होगा कि जो अनसीन पैसेज क्या होता है। तो अनसीन पैसेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इससे पहले हमने देखे नहीं होते हैं, इससे पहले हमने पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें अनसीन पैसेज कहते हैं, ठीक है। और अनसीन और पैसेज का एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति भाषा, जिस भी भाषा से वो पेपर दे रहा है, उस भाषा में उसकी जो पठन कौशल है उसमें वो कितना पढ़कर उस चीज़ को समझ पाता है, ठीक है क्या नहीं। और इन सब कौशलों का इसमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो पाठ बोध होता है वो कितने प्रकार का होता है, पाठ बोध का उद्देश्य क्या होता है, कि आपके पेपर में क्यों पाठ दिया जाता है 10-10 नंबर का, 5-5 नंबर का, है ना। कई लोग कहते हैं ये तो बहुत सरल है, मतलब उसी से छांटना है, ठीक है। तो ये स्किल है मेरे दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब इसको देखो करना कैसे, देखो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके करने का तरीका होता है, ध्यान से सुनना, कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा, कई लोग उसको याद रखने का प्रयास करते हैं, ये गलत तरीका है। बिल्कुल भी किसी भी पाठबोध को याद नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि पाठबोध का मतलब ये होता है कि आप जो है उसको समझ के आधार पर उस पर तुरंत ही आंसर लगाते चले जाए। तो कंपटीशन की जो अप्रोच होना चाहिए उसमें हमें याद नहीं करना है उसको कि 2-3 बार पढ़ने लगे हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसी की क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार, यदि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो फैक्चुअल डाटा ढूंढ लेंगे स्कैनिंग के द्वारा। यदि हमें शीर्षक टाइप कोई चीज़ दी रखी है तो हम क्या कर लेंगे, स्कीमिंग कर लेंगे। और यदि हमें लगता है कि इसमें जो है कोई चीज़ पूछी गई है, इसके सारांश के आधार पर पूछी गई, इसकी कोई जोड़ तोड़ से पूछी गई, तो हम एवोल्यूटिव पढ़ाई रीडिंग स्किल करके, यानी कि मूल्यांकन पठन कौशल करके हम उसका मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यही करना है, और देखिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। आपको परीक्षा में इसी तरीके से अपनाना है, ठीक है, आपको भी परीक्षा में इसी तरीके से जो है चीज़ों को अपनाना है, ठीक है।
देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहली गलती करते हैं अपन कि छायावादी काल में हम पढ़ने लग जाते हैं, हमें पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देना है ना आपको आंसर, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र डैश काल रहा है। तो आप क्या पूछे, प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र, तो आपने पकड़ा नाटकों का क्षेत्र कहाँ पे लिखा है, तो आप सीधे जाओगे ऐसे, देखो कैसे पढ़ोगे, जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त ठीक है, ठीक, गोविंद दास आदि ऐतिहासिक नाटक लिखे, उग्र महात्मा गांधी नामक, ठीक नहीं आज उपेंद्र, समझ में आ रही बात करें ऐसे तेजी में। डॉक्टर राजकुमार ब्रह्मा ऐतिहासिक सामाजिक नर्जी यहाँ पे है नहीं है। इसी प्रकार एकांकी प्रचलन में हुआ रेडियो नाटक, प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है। मिल गया आंसर। तो इस तरीके से करना है अपन, है ना, ये नहीं पूरा पढ़ते रहो धीरे धीरे, तो ये गलत है बिल्कुल। किस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के अनुसार स्पष्ट जानकारी की, जहां पर भी प्रसाद जी दिखाई दे जाए और जो है नाटकों का क्षेत्र दिखाई दे जाए, उसी के आसपास आंसर हमें ढूंढना है। तो प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र क्या है, प्राचीन हिंदू काल है, तो आंसर मिल गया अपन को, क्या है, प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे ना। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख है, तो सामाजिक नाटक तो कहाँ पे लिखा है, स्कैनिंग करो, सामाजिक नाटक कहाँ पर बढ़ लिखा है, तो छायावादी जयशंकर प्रसाद अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी वल्लभ पंत सेठ गोविंद जी, ठीक, ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, महात्मा शास्त्रपूर्ण नाटक लिखे, सामाजिक समस्याओं पर नाटक, ये लिखा है सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण उपेंद्र और जो है भुवनेश्वर, ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण उपेंद्र भुवनेश्वर ने लिखे हैं। अब देखो इसमें उपेंद्र नाथ अस्क दिया है, केवल क्या दिया, उपेंद्र नाथ अस्क दिया, तीन में से लक्ष्मी नारायण में से उपेंद्र नाथ अस्क और भुवनेश्वर में से केवल क्या दिया, उपेंद्र नाथ अस्क, तो ये ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 2। अब आए ऑप्शन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, छायावादी काल में कैसे नाटकों की प्रधानता रही है। देखिए, छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही, तो कैसे ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही है, तो पहले मिल गया आंसर, तो क्या ऐतिहासिक नाटक। चौथा ऑप्शन आ जाओ, महात्मा ईसा नाटक किसने लिखा है, तो देखो स्कैनिंग करो कि महात्मा ईसा कहाँ लिखा है शब्द, तो छायावादी काल ऐतिहासिक नाटक लिखने में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद वल्लभ ऐतिहासिक महात्मा ईसा, ये लिखा है महात्मा ईसा। उग्र ने महात्मा ईसा किसने लिखा है, उग्र ने महात्मा ईसा नामक शास्त्रपूर्ण नाटक है लिखा है, तो किसने लिखा है, उग्र ने, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांश को सॉरी मैं गलत हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख है, तो सबसे पहले कौन कौन ऐतिहासिक नाटक, दो छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त, यानी कि जयशंकर, देखो यहाँ पर अब जो मूल्यांकन है, यहाँ पर निष्कर्ष है, यहाँ पर एक तरीके से समझ प्रेडिक्शन है, ये यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है कि देखो इसमें अब जो क्लियर नहीं दिखाया उन्होंने कि जो है छायावादी काल में जो जयशंकर हैं उनकी धूम, मतलब जयशंकर साहब हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनने जो है क्या लिखे, सबसे प्रमुख थे, ये बात नहीं लिखी है, लेकिन अपन को पढ़ के अर्थ निकालना है कि छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटकों लिखने की धूम रही है। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, मान जयशंकर प्रसाद प्रमुख थे, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से थे जो जिनने भी जो कैसे नाटक लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, तो वो थे हरिकृष्ण प्रेमी गोविंद वल्लभ पंत और सेठ गोविंद दास, ठीक है, तो ये लोग और भी थे, तो यानी कि मुख्य कौन थे, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ये आप तभी समझ पाओगे जब आप अंडरस्टैंडिंग विकसित करोगे, जब उसको समझ पाओगे, तो इसमें आपको थोड़ी गहराई से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, 2 लाइन है, ठीक है, तो टाइम लगेगा इसमें थोड़ा, तो आंसर क्या होगा आपको, जयशंकर प्रसाद, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, सीधा किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिए सबसे पहले बात करें हम कि विशेषण होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, तो विशेषण क्या होता है, तो देखिए आपको इसके मेरे दोस्तों दिखाई दे रहा होगा विशेषण होता क्या है। देखिए आपको जो है प्रयास करते हैं पढ़ाने का, ठीक है, कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, अर्थात विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, काली भैंस अधिक दूध देती है, देखिए जो काली और भैंस, तो भैंस क्या है यहाँ पर संज्ञा, और काली क्या दिखा रही है कि संज्ञा माने भैंस कैसी है, काली, तो यानी कि काली यहाँ पर विशेषण है। अधिक दूध देती है, तो दूध क्या है यहाँ पर संज्ञा, और क्या है अधिक, क्या है यहाँ पर दूध कैसा है, अधिक, तो ये कौन सा विशेषण, तो ये चीज समझ में आई बात करनी, तो विशेषण होते हैं। अब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक जो विशेषण होते हैं उसमें गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, दशा, काल, स्थान, अवस्था, इन सब चीजों की जब कोई बता रहा होता है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो संख्या का बोध कराता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 3 किलो सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी लेकर आओ कितनी किलो, 3 किलो,
तो यहाँ पर जो 3 किलो है वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा है संख्या को, सॉरी संख्या नहीं, यहाँ पर ये प्रमाणवाचक हो गया। मैंने बोला कि 3 गेंद लेकर आओ, तो 3 गेंद, गेंद है यहाँ पर क्या संख्या, और जो गेंद लेकर 3 गेंद ला, 3 क्या है यहाँ पर संख्यावाची विशेषण। अगला परिमाणवाची विशेषण, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसकी मात्रा होती है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा 5 टन गेहूं उधर लाओ, तो जो 5 टन है, तो जो बता गेहूं गिन तो नहीं सकते ना, तो ये तो परिमाण या मात्रा में माप या तोल सकते हैं इसको, तो जब जिन्हें हम माप और तोल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर गेहूं इधर लाओ, तो गेहूं क्या है संज्ञा, और 5 टन क्या है संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अगला है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो सर्वनाम की जगह ये हो सकता मतलब होते थे उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा यह बल्ला मेरा है, तो बल्ला है संज्ञा और यह क्या है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। तो यह वह जो सो क्या कौन कौन सी आदि, ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं। तो इनके भी उप मतलब प्रकार होते हैं, संख्यावाची के भी होते हैं, प्रमाण के भी, सार्वनामिक के भी होते हैं। इनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सरल सरल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन हल हो जाए केवल। तो देखिए सीधा किस प्रकार का विशेषण है, सीधी सी बात है, सीधा टेढ़ा, ये क्या दिखा रहा है, ये अवस्था बता रहा है ना कि कैसा है, तो ये कोई गुणवाचक विशेषण है, क्या है गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जब होता है जब कोई मात्रा दिखाता है, जो माप तौल है, 2 किलो दूध है, 4 किलो गेहूं, 80 किलो जो है आटा, ये सब चीज़ें परिमाणवाचक होती हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होती है, जो किसी मतलब एक तरीके से यह वह जो यह घर मेरा है, तो जो यह घर है, तो घर क्या है यहाँ पर संज्ञा, और यह माने संकेत कर रहा है, क्या होता है संकेत कर रहा है घर के, यह घर मेरा है, तो सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाची क्या होता, 3 जो है गेंद मेरे पास हैं, तो 3 गेंद, ठीक है, 3 गेंद क्या है ना संज्ञा मेरे पास है, ठीक है, तो जो 3 क्या है यहाँ पर संख्यावाची विशेषण, जहाँ पर संख्या का उपयोग होता है उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं, ठीक है। आलसी का विलोम क्या है, क्या आलसी का विलोम क्या है, मेरे प्यारे दोस्तों आलसी के बारे में अपन देख लेते क्या विलोम है, क्या संदेह है। देखो यदि अब आलसी शब्द की बात करें तो आलसी एक विशेषण है, ठीक है। देखो जब जो भी शब्द दिया जा रहा है और आपसे यदि समानार्थी या विपरीतार्थी या हम कहते हैं जो है पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछा जाता है, तो जो शब्द जिस भी कैटेगरी में आ रहा है, यदि वो विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो उसके जो पर्यायवाची या जो माने विलोम शब्द होंगे वो भी उसी अवस्था में होने चाहिए। यदि वो विशेषण है तो वो सारे पर्यायवाची या विलोम शब्द भी विशेषण ही होने चाहिए, ठीक है, ये नियम होता है। तो देखिए तो समानार्थी का निरुद्योगी, अनुद्योगशील, जिसका समानार्थी क्या होता है आलसी का, क्या उसे निरुद्योगी कह सकते हैं, अनुद्योगशील कह सकते हैं, ठलुआ कह सकते हैं, निकम्मा कह सकते हैं, शिथिल कह सकते हैं, स्फूर्तिहीन कह सकते हैं, निखट्टू कह सकते हैं, आकर्मण्य कह सकते हैं, सलथ कह सकते हैं, सुस्त कह सकते हैं, काहिल कह सकते हैं, क्या ठीक है, क्या कह सकते हैं, काहिल कह सकते हैं, कामचोर, दीर्घसूत्री, चेष्टाहीन, अहदी, ये सब जो समानार्थी हैं किसके, आलसी के जो समानार्थी हैं, किसके समानार्थी हैं, आलसी के। अब विलोम शब्द क्या है, तो उद्यमी, ठीक है, जो मतलब परिश्रम करने वाला, परिश्रमी, कर्मण्य, कर्मठ और मेहनती, ठीक है, तो ये सब इसके क्या होंगे, एक तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है आलसी का विलोम शब्द, तो देखो श्रमिक है, तो आलसी यहाँ पे विशेषण है और श्रमिक जो है जो यहाँ पर क्या है संज्ञा है, अपने एक जो है श्रमिक काम कर रहे हैं, तो श्रमिक क्या है, एक संज्ञा है, जबकि आलसी क्या है, एक विशेषण है। तो आलसी का यदि बनता तो वो होता श्रम, क्या बनता आलसी का, तो श्रम बनता, ना कि जो है श्रमशील बनता, सॉरी क्या बनता, श्रमशील, क्योंकि आलसी व्यक्ति, तो आलसी एक विशेषण है, व्यक्ति क्या होगी संज्ञा और आलसी बता रहा है उसकी विशेषता, तो विशेषण है, तो अगर यहाँ लिखता तो उससे लिखते श्रमशील, तो श्रमशील हो जाता इसका आंसर। लेकिन श्रमिक है तो श्रमिक क्या है, श्रमिक तो संज्ञा है, और जबकि आलसी विशेषण है तो इसका आंसर नहीं होगा। भाग्यवादी बिल्कुल नहीं, लाचार बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा कर्मठ, इसका विलोम क्या होगा कर्मठ। आलसी का क्या होगा कर्मण्य या कर्मठ, इसका जो है क्या होगा विलोम शब्द होगा, भी पढ़ के आए हैं, मिला लेना आप, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शीघ्र चलो की ट्रेन छूट जाएगी। जो यहाँ पे जो निपात आ गया ना की, आपको दिख रहा है जो की है ना, की को निपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी की को क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। देखिए मैं इसको जो है समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। जो यहाँ पे जो की लिखा है ना, ये आपको की दिखा रहा है, ये वाला की, ये जो की दिख रहा है आपको, ये निपात कहते हैं, ये गलत लग गया। शीघ्र चलो की ट्रेन छूट जाएगी, नहीं, शीघ्र चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी या अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, तो ये ठीक है, आपने अच्छा किया कि है जो वजह जिससे हम किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं उसे हम निपात कहते हैं, ये की है ना, फिर भी है ना, ये सब निपात बोलते हैं ना।
तो क्या है, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। तो ये बिल्कुल ठीक है आंसर। जहां मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है। देखो दोनों की जो है कंपेरेटिव डिग्री माने तुलनात्मक चीजें कर रहे हो, जबकि एक ही चीज का उपयोग किया। विवश और असमर्थता एक ही तो चीज हो, व्यवस्था और असमर्थता, ये तो एक ही चीज, इनमें क्या तुलना होनी है ना। ये अगर ऐसा लिखते हैं कि जहां मनुष्य विवश है वहीं समर्थ भी है तो ठीक था, है ना। क्या है भाई, समर्थ भी है तो ठीक था, लेकिन ये कहा दोनों ही विवश और असमर्थ एक ही चीज तो है, तो ये गलत होगा। मैंने कंपैरिजन एक ही चीज से कर दिया, एक ही गुण से कर दिया, ये तो संभव भी नहीं है। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न, इसमें जो क्या है ना, ये गलत जगह यूज हो गया है ना। क्या बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है ना, तो ये गड़बड़ हो गई इसमें, तो पहले आना था क्या, ठीक है, बूढ़े क्या जवान है ना, तो ये गलत हो गया इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलें अगला, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा, मतलब देशज शब्द कौन सा शब्द देशज है। तो आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं चारों के बारे में ताकि आपको जो डिटेल क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम चारों की बात करेंगे, देखिए तो जो जूता शब्द है, क्या है, जो जूता शब्द है आपको दिख रहा होगा, तो जूता शब्द है वो जूता शब्द क्या है, देशज शब्द है। जो कैंप शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है, और जो आईना शब्द है वो फारसी शब्द है, और जो आदमी शब्द है वो क्या है, अरबी शब्द है, वो क्या है, अरबी शब्द है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आ गई। चारों याद रखना, आईना क्या है, एक फारसी है, आदमी कैसा है, एक अरबी शब्द है। देखिए प्रीवियस ईयर से कई जगह सेम के सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है और धीरे धीरे करके अपने आप को। देखिए मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जो लोग भी सरल सब्जेक्टों पर ध्यान नहीं देते वो समझ लेना वो टॉपर कभी नहीं बन सकते, उनकी जॉब कभी नहीं लग पाई। इसका रीजन है क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट में सरल है उनमें तो पूरे बटे पूरे नंबर लेकर जाना ही है, और जो कठिन सब्जेक्ट है उनमें मेहनत करके एक अच्छे नंबर लेकर आना है, तभी आपकी किसी भी चाहे जितना कठिन पेपर आए आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, ठीक है, और मैथ भी, रीजनिंग भी, जो भी है सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है DTPLSB के, KBS के, वो हिंदी यहीं से पढ़ें, ठीक है, या वर्ग 2 के, ठीक है, मैं यहीं पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, हालांकि वर्ग 2 के पेपर भी करा रहा हूँ साथ साथ में ना। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो है चारों चीज़ें आप याद कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो अब ये आंसर बन गया अपना। तो जूता देशज शब्द है, कैंप अंग्रेजी शब्द है, आईना फारसी शब्द है, और जो आदमी है वो क्या शब्द है, वो एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहली बात हम नौका के पर्यायवाची देखते हैं, और फिर तनिया क्या है और तनिया की पर्यायवाची भी देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तनिया के जो पर्यायवाची बात है, नौका के पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं हम, किसके, नौका की जो है पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा पहले तरणी, क्या दिख रहा होगा आपको, पहले क्या दिख रहा होगा, तरणी, ठीक है, क्या है, तरणी है ना। तो पहला जो आंसर क्या होगा आपका, सॉरी क्या हो गया, पर्यायवाची नौका का, तो पहला हो गया तरणी, क्या हो गया, तरणी। दूसरा डोंगी, नाव, नैया, अपने नैया पाल लगा दिए भगवान, है ना, तो तरणी डोंगा, तो पहला क्या हो गया, तरणी, डोंगा, डोंगी, नाव, नैया, जलयान, ठीक है, क्या है, जलयान, ठीक है, तरी, पोत, पतंग, जल पात्र, पोत, ठीक है, बेड़ा, बेड़ी, जलवाहन। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, तो ये सब चीज़ें हुई आपके नौका के पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसको याद है, तरणी, डोंगी, नाव, नैया, जलयान, तरी, पोत, पतंग, जलपात्र, पोत, बेड़ी, बेड़ी, बेड़ा, जलवाहन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं कि जो आंसर तनिया, तनिया का अर्थ क्या, देखो तनिया का अर्थ पुत्री, क्या होता है, पुत्री, क्या अर्थ होता है इसका, पुत्री, क्या है मैं तनिया या पुत्री। तो यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, आत्मजा भी कहते हैं, पुत्री कहते हैं आत्मजा, ठीक है, पुत्री, तनुजा, तनुजा, देखिए दोनों सही हैं, छोटी हुई वाली भी, बड़ी हुई वाली भी, ठीक है। सुता, ठीक है, बेटी, लड़की, दुहिता, जाई, तनया, कन्या, और धिया, और क्या है, धिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो आत्मजा, पुत्री, तनुजा, तनुजा, सुता, बेटी, लड़की, दुहिता, जाई, तनया, कन्या, धिया, तो ये दोनों आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप आंसर तुरंत ही लगा दोगे। क्या आंसर लगाने वाले हो, तो इसमें जो आंसर लगाने वाले हो वो लगाओगे आप क्या, तो इसमें जो है आराम से आप यहाँ पे कहाँ चलेगा, ये है, ठीक है, तनया का। तो ये चीज़ समझ में आ गई बात करनी। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर। तो उसका क्या तनिया आंसर हो जाएगा, क्योंकि तरली, तरी और पतंग ये तो किसके हैं, पतंग किसके हैं, ये जो है किसके, नौका के जो पर्यायवाची शब्द हैं। रुकना दोस्तों, मैं एक बात देख लूँ, पतंग छूट गया क्या मुझसे,
हाँ हाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है पतंग, ठीक है। मैं सोच रहा था कि पतंग शायद मुझसे छूट गया है, ठीक है, पतंग शायद छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है पतंग, सॉरी, ठीक है। चलें दोस्तों, तो अब हम आगे चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी शब्द का पुल्लिंग जानना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानना चाहते हैं तो उसके आगे विशेषण लगा दिए और उस विशेषण को मैं बता दिया, उसका नाम है अच्छा या अच्छी। अच्छा और अच्छी विशेषण लगा के आप किसी भी जो है का पता लगा सकते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने बोला अच्छा संतुलन के अच्छी संतुलन, कौन सा सही है? अच्छी संतुलन का अच्छा संतुलन, तो अच्छा संतुलन, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द संतुलन। संसद, अच्छी संसद के अच्छा संसद, तो अच्छी संसद। आज जो है समझ में आ रही बात क्या? अच्छी संसद, ठीक है, भारत की एक अच्छी संसद है, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। संदूक, अच्छा संदूक के अच्छी संदूक, तो अच्छा संदूक, तो यानी कि ये एक पुल्लिंग शब्द है। संदेह, अच्छा संदेह के बुरा संदेह, ठीक है, अच्छा संदेह या बुरा, सॉरी, अच्छा संदेह के अच्छी संदेह, तो अच्छा संदेह, ठीक है, या बुरा संदेह या बुरी संदेह, तो बुरा संदेह, तो बुरा शब्द क्या है? पुल्लिंग को दर्शा रहा है। तो आप किसी भी शब्द के आगे यदि विशेषण लगा दें, अच्छा अच्छी या बुरा बुरी, जो भी आपको लगाना हो, कोई विशेषण ले लें, तो जो है आप इसके आधार पर, ठीक है, आप इसके आधार पर किसी भी शब्द का ये पता लगा सकते हैं कौन कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, इसको देखने के लिए देखिए डिटेल चलते हैं इसमें कि अच्छा प्रत्यक्ष में कौन सा समास। देखिए दोस्तों, आपको बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष, दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है। प्रति प्लस अक्ष, प्रति मान तो सामने, अक्ष मान आंख के, मान आंख के सामने, अर्थात प्रत्यक्ष का अर्थ है आंखों के सामने। अब प्रति एक अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। और बेस शब्द जो अव्यय शब्दों से मिलकर बने होते हैं या मिलकर बने उन्हें हम अव्यय भाव समास कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास हुआ? अव्यय भाव समास। और इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है दोस्तों, यण संधि है। तो आंसर क्या मारोगे आप इसमें? तो इसमें आंसर हो गया अपना क्या? अव्यय भाव समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें संख्या दी हो। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दो विपरीतार्थ, माता पिता है ना, दिन रात। तत्पुरुष क्या होता है? तो कर्ता ने, कर्म ने, ये सब चीजें हो उसमें, तो वो तत्पुरुष समास होता है। अब बात करते हैं सन्मुख में उपसर्ग की। तो सन्मुख में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए, सन्मुख का हम डिटेल देख लेते तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सम्मुख की बात करेंगे, देखो, तो सम्मुख मिलकर बनता है सम प्लस मुख, यानी कि आगे माने मुख माने मुख या चेहरा लिख सकते हैं। तो मुख के सामने या आगे जो चीज़ है उसे हम सन्मुख कहते हैं। इसको कभी कभी सम्मुख भी कह देते हैं। तो इसमें जो उपसर्ग है वो सम है। क्या है? सम है। और सम का अर्थ होता है एक तरीके से सामने, ठीक है। क्या होता है? सामने। तो सम इसका उपसर्ग लगा दिया आपने, ठीक है। उपसर्ग क्या आगे लगता है? प्रत्यय पीछे लगता है। उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, उन्मत्त का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत प्लस मत। क्या होता है? उत प्लस मत। उत प्लस मत। उत का अर्थ उत्तेजित या अधिक, और मत मानो पागल या बावला। जो बहुत अधिक पागल या बावला होता है उसे हम कहते हैं उन्मत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उन्मत्त कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो है ये चीज़ सब चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही होगी कि मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्मत्त क्या? उत प्लस मत, उत्तेजित या अधिक। उत का अर्थ होता है उत्तेजित या अधिक, और मत का अर्थ होता है पागल या बावला। तो इसका है अधिक पागल या बावला, ठीक है, कि उसे हम उन्मत्त कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और उत प्लस मत से मिलकर बना है, और इसमें व्यंजन संधि होगी। तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों? आप ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको लिखते चलना। उत का अर्थ क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत मदद करेंगे। आसीन में प्रत्यय कौन सा है? देखिए, आस धन ईन। आस का अर्थ है स्थान, ईन माना होता है एक किसी ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है, तो उसे आसीन माना किसी स्थान को ग्रहण करने वाला, तो उसे कहते हैं हम आसीन। तो आस धन ईन, इसे एक मिलकर बना था। ईन इसमें होगा प्रत्यय, उपसर्ग हो गया आस, ठीक है, या आस मूल शब्द हो गया, ठीक है। निम्न में से जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, इसका मैं पूरा डिटेल करवा देता हूं आपको। देखिए, सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञ। अज्ञ क्या होता है? जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। विज्ञ क्या होता है? जो कुछ मतलब जानता है, जो जानने वाले को क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं। विज्ञ क्या होता है? जानने वाला। अज्ञ क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता। और भिज्ञ क्या होता है? किसी विशेष विषय में जानकर, उसे भिज्ञ कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो है, मैंने कहा कि मैं जो हूँ
पैडागोजी में भिज्ञ हूँ, यानी कि उसका विशेष एक तरीके से मैं उसका विशेषज्ञ हूँ, ठीक है। या मैंने कहा कि डॉक्टर गुप्ता जो है आई जो विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो आँख की बीमारियों में भिज्ञ हैं, यानी कि वो विशेषज्ञ हैं उसके, ठीक है। तो ये चारों के याद रखना है। MPPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन, अभी जो MPPSC हुआ था ना, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आज्ञा विज्ञ से, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है क्या है वो, ठीक है, कि आगे पूछा गया विज्ञ, और चारों दिए तो चारों का अर्थ पते होने चाहिए। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ दोस्तों कि इससे जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज करने वाले शब्द होते हैं। तो सर्वज्ञ, अज्ञ, विज्ञ और भिज्ञ, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई। चलिए, तो क्वेश्चन आपका क्या है, अब जगह जो कुछ नहीं जानता हो, तो क्या पढ़ा था अपन ने, जो कुछ नहीं जानता वो कहलाता अज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो कहलाता सर्वज्ञ, जो जानता है केवल, जो कुछ जानता है उसे पता नहीं ज़्यादा जानता है कम जानता है, लेकिन वो जानता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो कहलाता है विज्ञ। और जो केवल एक विषय में विशेषज्ञ उसे कहते हैं भिज्ञ, जो दूसरे नंबर पर है उसे क्या कहते हैं, भिज्ञ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यह है द्रवीभूत, माने बी भी बड़ा है और भू भी बड़ा है, द्रवीभूत, ये सीधे रटने वाला मैटर है, ठीक है। निम्नलिखित में है तद्भव शब्द कौन सा, देखो दोस्तों, यदि आपको किसी भी चीज़ का तत्सम पता है या तद्भव पता है तो आप दोनों का पता लगा लोगे। जैसे अब मुझे मालूम है कि षष्ठ का होता है 6, तो जो तद्भव होता है वो कितना होता है, 6 होता है षष्ठ का, तो क्या ये तत्सम है, ठीक है, जो षष्ठ लिखा है पहले ऑप्शन वो क्या है, तत्सम, क्योंकि इसका तद्भव होता है वो होता है 6, ठीक है। अब है छत्र, तो इसका होता है छत्र, छत्र का क्या होता है तद्भव, छात्र, क्या होता है छत्र, ठीक है। इसी प्रकार से जो छाता है, छाता का जो तत्सम होता है वो होता है छत्रक, यानी कि छाता क्या है यहाँ पर, तद्भव, ठीक है। और जो छाया है, क्या है, छाया है, तो वो क्या है, वो भी यहाँ पर तत्सम है, और इसका होता है, अगर उसमें बात करेंगे तो छाया को छाया के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कई लोग छत्रक भी कह देते हैं, ठीक है। तो छाता एक कैसा यहाँ पर तद्भव शब्द है, ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। भाव किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक है, भाव का अर्थ होता है फिलो, है ना, भाव का है भाववाचक संज्ञा, फिलो, फिलो मानो होता है किसी भी चीज का भाव, तो भाव मानो होता है भाव, ठीक है। क्या होता है, फिलो या भाव होता है, एक भाववाचक है संज्ञा, न पदार्थवाचक, न व्यक्तिवाचक, न जातिवाचक, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाव ही क्या है, जो भाव है, तो संस्कृत का शब्द है भाव, भाव का अर्थ होता है भाव या फिलो। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो दीपक है वो क्या एक तत्सम शब्द है। आइए दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण समझ में आया होगा। जो लोग भी अच्छे विश्लेषण तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, वो प्रॉपर जो है फॉलो करते रहें। देखिए, आप कितना भी पढ़ते रहिए, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके जो सिलेक्शन के आधे % चांस या 50% चांस तो वैसे ही कम हो जाते हैं, चाहे वो परीक्षा कोई भी हो। तो आपको यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के ऑथेंटिक पूरी जो है MPTET के क्वेश्चन हर विषय की ओर, ये नहीं कि एक विषय के, हर विषय के, ठीक है, और पूरे जो है DT+ के पूरे KBS CTET सबके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। आयो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जिन लोगों को पसंद आता है वो शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से क्वालिटेटिव गुणवत्ता मूलक आपको जो है एक तरीके से MP में एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो इतने गुणवत्तापूर्वक क्या आपको कंटेंट या जो है विश्लेषण करके एक एक शब्द करवा रहा हो, अगर मैं करवाऊँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे क्या आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और भेजें अपने सोशल मीडिया साइट पर, शेयर करें वीडियो, है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, भाई बहन हैं, उनको भेजने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं होने दीजिए और लगातार सतत पढ़ते रहिए। उन्हीं की विजय और जय होती है जो लगातार लगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।